इस प्रांगण में उपस्थित मेरे बुजुर्ग, युवा साथी और समाज की प्रतिभाएं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह और उसके आयोजक देवनारायण जन कल्याण समिति का बहुत बहुत साधुवाद। उनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, युवा साथियों का भी अभिनंदन। जिनकी स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, कर्नल बैंसला, उनके योगदान को, उनके संघर्ष को, उनके विचारों को भी सत सत नमन। हमारे समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण, जो शायद अपनी सदी के समय जैसा अध्ययन में पाया गया है कि उन्होंने भी अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ अपने समय में पूरे पुरुषार्थ, पूरे सामर्थ्य के साथ संघर्ष किया और समाज के लिए आगे बढ़े। हमने उसको सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन कर्नल बैंसला का संघर्ष हमने अपने आँखों से देखा है, जिसके हम गवाह हैं। और जब हम आज के समसामयिक मीडिया को देखते हैं तो उसमें ये बात सुनने को मिलती है कि ये गुर्जर समुदाय का ये अपने हक और हकूक़ों के लिए, अपनी चेतना के लिए, अपने ऐतिहासिक गौरव की परंपरा के लिए इतना बड़ा संघर्ष इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो हम गर्व कर सकते हैं उनके इस संघर्ष पर, उनकी इस चेतना पर। मैं अपनी बात को सिर्फ संक्षिप्त रूप से रखूंगा और मैं पहले साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई इंद्राज जी को। एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर वो करके गए हैं। समाज में जहाँ कहीं भी विकास और प्रगति का तंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। शिक्षा से ही समाज में विकास होता है और शिक्षा से ही व्यक्ति समृद्ध बनता है। और इसका दूसरा एक पहलू है, किसी भी समाज के विकास और प्रगति को अगर हमें देखना है तो समाज में महिलाओं की स्थिति को हमें पहले देखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद उसी पीड़ा की, उसी विकास की, दर्द की आज बात वो यहाँ करके गए और कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा खुशी भी है तो मैं निराश भी हूँ कि इस मंच पर जो एक्टिविटीज हो रही थी, जिनको मैं देख रहा था, जो योगदान की बातें आ रही थी, मैं उनको साधुवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा। लेकिन जो इनिशिएट उन्होंने लिया, उसके योगदान के प्रति हमारी दूरदृष्टि, हमारे योगदान का विचार, मुझे कुछ कम उत्साह उसमें नजर आया। जिस मंच पे मैं देख रहा हूँ 50 की ज़्यादा से संख्या में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास इन पिछले 50 सालों में, जब से हम आज़ाद हुए, शायद 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या इस पूरे परिक्षेत्र में आई थिंक तोरावाटी बोला जाता है शायद इस एरिया को, हमारी युवा पीढ़ी तो शायद नहीं जानती होगी। एक महिला नहीं है हमारे पास मंच को सुशोभित करने के लिए, योगदान देने के लिए। ये विकास है हमारे समुदाय का। आप कितना ही समृद्ध हो जाइए, आप कितना ही विकास कर लीजिए, भौतिक विकास कभी विकास नहीं होता। विकास होता है जहाँ समता का, समानता का, सम्मान का, हक का, हकूकों की बात की जाती है, वो विकास होता है। और उसका मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, किन समुदायों ने कैसे विकास किया है। मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था प्रोफेसर R.K. गुर्जर के अधीन, तो इन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक टॉपिक दिया था और वहीं से मुझे कुछ किताबें पढ़ने को मिली। अब मैं कहूँगा कि आज़ादी से पहले का एक डेटा मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला था। मीणा, गुर्जर, जाट, यादव और राजपूत, ये 5 समुदाय के बारे में मैंने जब डेटा देखे थे तो पता चला आज़ादी से पहले ये सारे समुदाय यायावर जीवन जीते थे, पशुपालन पर आधारित थे। इधर से उधर अपने पशुओं के साथ अपना जीवन जीते थे। और उसी डेटा को जब मैंने 80 के दशक में जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा उन समुदायों की भागीदारी, जो अभी मेरे से पहले यहाँ चर्चा कर रहे थे MLA साहब, और मेरे पास ये 2 दस्तावेज है। किसी भी साथी को जानकारी जुटानी हो, राजस्थान में IS जो सर्विसेज है उसकी 264 जो शासन सचिवालय में और विभिन्न जिलों में बैठते हैं, राजस्थान में उनका केडर है, एक भी गुर्जर नहीं है।
ये आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव के विकास का पायदान है, आपके समुदाय का। 264 में एक भी गुर्जर नहीं है। हाँ, 2 गुर्जर मुझे मिले, एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एक मिस्टर पोशवाल जी हैं जो हिमाचल से हैं, जो एसटी से आते हैं, वो राजस्थान के नहीं हैं। जो मेरी पीड़ा है वो ये है। दूसरा केडर जो मैंने देखा स्टेट का, वो था हमारी प्रशासनिक सेवाओं का। इसमें 858 आरएएस अधिकारी हैं जो आपके शासन सचिवालय से लेकर नीचे तक, ब्लॉक तक बैठे हुए हैं। और उसमें जो हमारी भागीदारी है वो मैंने देखा है 2003 के बाद और 2013 तक 3 ही व्यक्ति थे, और 13 के बाद 17-18 की बात करूं तो उसमें 12 आए, तो टोटल 18 लोग हैं। ये पीड़ा है हमारी। वो इसलिए, मेरे बगल में जो मेरे साथी बैठे हैं समाज विज्ञान के प्रोफेसर हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं मेरे समाज को कोई ऐसा एक आर्किटेक्चर, सामाजिक आर्किटेक्चर विशेषज्ञ नहीं देख पाया जो इस समाज के ताने बाने को विकास के पायदान के साथ ले जा सके। इसमें कुछ खामियां हैं, उनको कहीं वो झरोकों को तोड़े और नए झरोकों को उनके साथ बनाए और आगे तक लेके जाए। एक चुनौती है ये, और उस चुनौती को जो हमने देखा, उन समुदायों के साथ कंपेयर किया, तो हमको देखने को मिला गहराई से कि उन समुदायों में शिक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम हुआ। कुछ समुदायों में, यादव और जाट समुदायों में शिक्षा के लिए आज़ादी के साथ साथ काम हुआ। मीणा समुदाय में ये काम 60 और 70 के दशक में हुआ। लेकिन गुर्जर समुदाय में शिक्षा के लिए सामूहिक काम आज भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तब ये इस टाइप के प्रोग्राम जब होते हैं तो लगता है कि शायद कुछ युवा पीढ़ी अगर नए दृष्टिकोण के साथ, नई समझ के साथ समाज को आगे ले जाने की पहल कर रही है। मैं अपने परिक्षेत्र में जो कर रहा हूँ वो आपसे बयां करूँगा। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा जो मातृशक्ति के रूप में मेरी युवा बहन बेटियाँ यहाँ बैठी हुई है। पढ़िए बेटा, मेरा अपना अनुभव है, मैं जो आपसे साझा कर रहा हूँ कि ये समाज का ताना बाना किस कदर फंसा हुआ है और वहाँ आपकी स्थिति क्या है। मैं आज से 2 साल पहले मैं मेरे गांव की बात करता हूँ। कुछ बेटियों के बहुत अच्छी परसेंटेज आई, तो मैंने मेरे गांव के कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर, सभी समाजों के, कि यार गाँव के बच्चों को सम्मानित करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब थे, मेरे ही समाज के, इवन मेरे परिवार के, उनका नीट में भी सिलेक्शन हुआ। आयोजन स्थल चुना हमने गांव की अथाई, और हमने साथ में एक पहलू और जोड़ दिया कि भाई जिन बच्चों की सफलता है हम उनके साथ में उनकी माँओं को भी सम्मानित करेंगे। डेफिनेटली वो एक ऐसा योगदान है, वो एक ऐसा पिलर है जो दिखता नहीं है, लेकिन उन बच्चों के साथ वो पिलर सतत खड़ा रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि पिता सिर्फ पैसे दे सकता है, एक भावनात्मक लगाव जो बेटी का माँ के साथ है, जो वो अपनी परेशानियाँ, अपनी चीज़ें जो माँ के साथ शेयर कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, वो शायद वो भाव उससे नहीं मिलता है। मेरे सामने एक चुनौती आ गई। मेरे गांव के जो पंच पटेल थे, उन्होंने कहा कि हमारी थाई पे तो महिलाएं चढ़ती ही नहीं है। ये स्थिति है मेरे समाज की महिलाओं की, ये स्थायी की परंपरा है कि महिलाएं चढ़ती नहीं है। इसमें एक विचार भी निकलता है। हमने कहा भाई सम्मान तो होगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे स्वभाव से जानते हैं, मैं थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का हूं, और जो लोग थे वो मेरे पास आए कि यार कोई रास्ता निकालो। मैंने कहा नहीं, पहला हक मेरा अपना ये अनुभव है, और हमने देखा है समाजों को आगे बढ़ते हुए, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कि अगर उनका सम्मान नहीं है तो आज का ये प्रोग्राम अधूरा है। आखिरकार एक रास्ता निकला, और वो रास्ता क्या था? आप सोचना, फिर इस चीज़ को गहराई से सोचना कि हम सोच के किस स्तर पे खड़े हुए। वो सारे पंच पटेल खड़े हुए, महिलाओं को मंच पे तो नहीं बुलाया, लेकिन वो सारे पंच पटेल खड़े हुए, शॉल और मालाएं लेके गए और वहाँ बीच में गए और वहाँ हमारी मातृशक्ति का सम्मान किया। अब बड़ा कौन था? उनका सोच बड़ा था, वो हमारी मातृशक्ति बड़ी थी। हम किस सोच में जी रहे हैं आज? ये चुनौती है हमारे सामने, और शायद इसीलिए जो मैं आपको डेटा पेश कर रहा हूँ, हम इसीलिए उनमें पिछड़े हुए हैं। मैं अपने परिक्षेत्र में एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट चला रहा हूँ, शायद नहीं दिखेगा आपको। हम कहते हैं इसको शिक्षा पंचायत। मैं अपने परिक्षेत्र में शिक्षा पंचायतें करता हूँ, गांव में जाता हूँ, महिलाओं के समूह के साथ, युवाओं के समूह के साथ, बुजुर्गों के समूह के साथ मिलता हूँ। और मैंने एक
कंसेप्ट वहाँ ये चलाया है कि मेरे परिक्षेत्र जो 8-10 गांव आते हैं, जगरोटी परिक्षेत्र कहलाता है वो, टोडा भी, महुआ तहसील, हिंडौन तहसील, बयाना का कुछ हिस्सा, लेकिन मैं जहाँ काम कर रहा हूँ आज एक भी बेटी उन गाँवों में ग्रेजुएशन से कम नहीं है। 100% उन 8-10 पंचायतों की मेरे समुदाय की बेटी ग्रेजुएट है। बहुत सारी बच्चियां बीएड में, बहुत सारी बच्चियां दूसरे प्रोफेशंस में काम कर रही हैं और लगातार पढ़ रही हैं। हमें इन कामों को करने की ज़रूरत है और शायद इन कामों की सार्थकता और इस समाज के विकास की सार्थकता यहीं से होगी। मैं बहुत सारी बातें, समय का अभाव है, बहुत लंबा समय, बच्चे बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। मैं आयोजकों के रूप में देवनारायण जन कल्याण समिति को, मंच पे उपस्थित सारे महानुभावों को एक एक का मैं, जो प्रोफेसर वर्मा सर, आदरणीय श्राद्धना साहब, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में डिस्कशन होती है, मैं अपनी उनसे बातें कहता रहा, वो अपनी बातें लेकिन एक पीड़ा है आप सब लोगों की। हम जब तक इन इंस्टीट्यूशन में भागीदारी नहीं निभाएंगे और जो हमारे डिस्कशन होता है, कई बार मैं जगराम जी को कहता हूँ, सामाजिक लेयर 3 स्टेज पे चलता है। मानव समुदाय जब से हुआ है और जब से ये इस परिदृश्य में आया है, पहला स्टेज वो है जो पॉलिसी मेकर सिस्टम में होता है, दूसरा समुदाय एग्जीक्यूशन सिस्टम है और तीसरा समुदाय जो एग्जीक्यूशन और पॉलिसी के बाद प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आज गुर्जर समुदाय की स्थिति उस तीसरे पायदान की है। ये चुनौती हम सबके सामने, हम मिलके कैसे इसको पार पा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, वो रास्ता भी आज इस मंच से इंदिराज जी ने इनिशिएट किया। मैं उनको साधुवाद दूंगा इस बात के लिए। अब मैंने ये दिखाया कि हम नहीं है इसमें, इन 2 आंकड़ों में, लेकिन इसके विपरीत में और 2 आंकड़े आपको साझा कर लेता हूँ। जब मैंने इस IAS की लिस्ट को देखा तो इसमें 20 जाट समुदाय से थे। चलिए डेटा मेरे हाथ में है MLA साहब। 15 मीणा समुदाय से थे। मैं सिर्फ उन्हीं समुदायों की बात कर रहा हूँ जो इस आज़ादी से पहले आपके हमारे पूर्वजों की तरह पशुपालन का काम कर रहे थे। अरे भाई, उन्होंने कुछ किया है ना। वो रिजर्वेशन जो उनको मिल रहा है वो तो 92 में VP सिंह जी हमको भी दे गए थे, 27% मिल रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे? वो स्टेट में भी मिल रहा था, क्योंकि हमने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। मैं निवेदन करूंगा इस मंच से, आयोजकों से और जहाँ युवा पीढ़ी बैठी है उन सब से, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है गुर्जर शिक्षा ज्योति। जाते जाते वो कंसेप्ट कैसे काम करता है समाज में, वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। प्रत्येक गुर्जर कर्मचारी अधिकारी, जब प्रोफेसर RK साहब इसको हेड कर रहे थे गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद को, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को अपनी कमाई से 1 रुपया रोज शिक्षा दान करना है। 1 रुपया रोज, ज़्यादा नहीं करना है। और अगर कर्मचारी जब वो रिटायर होता है, 60 साल पर रिटायर हो जाता है, तो हमने ये कैलकुलेट किया, भाई वो 20 साल पर नौकरी लगता है, 60 साल पर रिटायर होता है, तो ये टोटल राशि होती है 14,600 रुपये। उस आदमी को अपने जीवन में वो शिक्षादान जरूर करना चाहिए। और एक आपके पास एक बहुत बड़ा फंड बनता है, फिर हम चुन सकते हैं हमारे समाज के उन बच्चों को, बेटियों को जो प्रतिभाएं हैं, जो सिर्फ आर्थिक रूप की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको लॉ में जाना है, आपको कोई प्रोफेशनल्स में जाना है। ये शिक्षा ज्योति आपके साथ खड़ी है। अब मैं सोचे एक कदम आगे ले जा रहा हूँ आपकी शिक्षा ज्योति को, कि शिक्षा ज्योति को आप आपके गांव में बनाइए, आपके पंचायत स्तर पे बनाइए। आपकी पंचायत में अगर 3,000 की आबादी रह रही है, आपके गाँव के पास 3,000 रुपये एक दिन के, अगर आप उसको 1 महीने का इकट्ठा कर ले तो योगदान यानी आप ले ले तो गांव के निवासियों से तो 90,000 रुपये, और अगर पूरे साल भर का ले ले तो 365 रुपये, तो 12 लाख रुपए। अब आपके गांव के बच्चे जो आपके गांव में ही हैं, जिनका 95%, मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चों की 95, 97, 98, क्या क्षमता नहीं है इन बच्चों में। ये बच्चे जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। ज़रूरत है इनको मार्गदर्शन की, सपोर्ट की और सहयोग की। वो शिक्षा ज्योति उस गांव में वो तब्दीली ला सकती है। उस शिक्षा ज्योति से जुड़े लोग ये काम कर सकते हैं। आपको गांव में क्या चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ये काम दूसरे समुदायों में हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ आयोजकों से और दूसरे साथियों से कि इस पहलू पे, इस विचार पर भी आप ध्यान दें। इन बेटियों में, इन बच्चों में बहुत होनहार है, बहुत क्षमता है, बहुत अलग तरीके की ऊर्जा इनके अंदर है। हम पुनः सब मिलके समाज की भलाई के लिए, बहबूंदी के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सब मिलके इन विषयों पर काम करें। मैं पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों का सम्मान के लिए और इस समय के लिए। अब चूँकि इंदिरा जी आप पधार चुके हैं सर, आपकी उपस्थिति में मैंने आपके इनिशिएटिव को बहुत कहा, लेकिन अब चूँकि आप उपस्थित हैं तो मैं फिर कहूँगा कि जितना मैं समझ रहा हूँ सर, ये वो चिंगारी है। अगर इस चिंगारी को हमने ठीक ढंग से, इस लॉ को हमने जला दिया तो इस समाज में व्यापक तब्दीली ला सकती है। पुनः सर आपको साधुवाद, आपके विचारों को साधुवाद, हम इन सारी चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। और फिर मैं एक बात चलते चलते, वो मेरा विषय नहीं है, मन से भी मना किया था एमएलए साहब ने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहीं बैठा हुआ था, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ जो राजनीति के बारे में जानते, जिनका लंबा अनुभव है, उन्होंने एक बहुत बात कही बारीक सी कि गुर्जरों की संख्या क्यों घट रही है विधानसभा के अंदर। उन्होंने डेटा दिए थे 80, 85, 90, 93, 98 और अभी वर्तमान का डेटा। उन्होंने फिर एक बात कही कि अगला जो चुनाव होगा उसमें संख्या और भी कम होगी। मैं उनकी बात से, जब उन्होंने मुझे लॉजिक दिया, तर्क दिया, तो मैं सहमत हुआ, लेकिन यहाँ से एमएलए साहब कह रहे थे कि हमें ये चीज़ों को बदलना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हमें बदलना ये चुनौती है, और आप इसी बात में समझ सकते हैं कि चुनौती आप लोगों के अंदर बैठी हुई है। ये संख्या अगर हमारे पास नीचे आ गई तो फिर मैं कहूँगा, प्रोफेसर आर के गुर्जर साहब की उन लाइनों को दोहराऊंगा मैं। वो कहते कि गुर्जर राजनीतिक रूप से दरिद्र है। हम कब बनेंगे जाटों के जैसे, हम कब बनेंगे मीनों के जैसे। जो समुदाय हमारे पैरेलल है, जो 24 और 30 की संख्या में हाउस में पहुंचते। पुनः धन्यवाद। ये मेरा विषय नहीं था, पर चूंकि मेरा मर्म था, मेरी पीड़ा थी, मैंने आपके सामने रखी। वो चुनौती मुझे दिख रही है, एक एक्सपर्ट ने कहा इसलिए दिख रही है कि 7 की संख्या कहीं घट के 4 नहीं रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।